हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिना। अपने क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक चल रही थी 12th क्लास में। उसके अंतर्गत अपन ने पहला पार्ट पढ़ लिया। सेकंड चैप्टर चल रहा था अपना। पहले चैप्टर कितने नंबर का था? 6 नंबर का था। 6 नंबर में अपन ने ये सारी चीजें देख ली है। इसमें क्या देखा? सामान्य अर्थव्यवस्था देख ली, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या देख ली, आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन देख लिया, उसमें केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था पढ़ ली, बाजार अर्थव्यवस्था पढ़ ली, फिर सकारात्मक तथा आदर्श अर्थव्यवस्था पढ़ ली, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर भी पढ़ लिया, और पुस्तक में किस किस बुक के क्या क्या नाम है, किसने दिए, ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं। अब क्या है? उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। 2 पार्ट हो चुके, इसमें भी ये 12 नंबर का है चैप्टर, जिसमें अपन ने क्या पढ़ ली? उपयोगिता पढ़ ली। उपयोगिता होगी गणनावाचक और क्रमवाचक दोनों का बता दिए। इन दोनों का चीज है क्या बाकी है तुम लोगों के? पहले तो उपभोक्ता पढ़ा, उपभोक्ता के व्यवहार में क्या है, फिर उपयोगिता देखा, उपयोगिता क्या है, ये सारी चीजें देखी अपन ने। उपयोगिता देख ली, गणनावाचक और क्रमवाचक भी देख ली। गणनावाचक में क्या थी? गणना करने का था पूरा, और क्रमवाचक में तक क्या था? जहां पर गणना सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, जहां गणना का आंसर नहीं आता, वहां पे किसका लेते हैं? क्रमवाचक का लेते हैं। ये तुम लोगों को बता दिया था, इन दोनों का डायग्राम बता दिया था, इन दोनों के बीच संबंध बाकी है तुम्हारे। फिर आगे क्या पढ़ेंगे अपन? उपभोक्ता का बजट और बजट सेट, ये सारे अपन को आगे पढ़ने। ये पॉइंट है इसके, ये आगे पढ़ने हैं, तो अपन देखते हैं एक बार। बुक्स में यही था ना उपभोक्ता। उसके बाद इसमें उपयोगिता देखा अपन ने। उपयोगिता क्या है ये सारा देख लिया। उपयोगिता क्या होती है? अपन किसी चीज को यूज करते हैं तो अपन को उससे कितनी उपयोगिता मिल रही है, कितनी संतुष्टि मिल रही है। संतुष्टि और उपयोगिता दोनों क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची, मतलब दोनों एक ही है, ये भी देख लिया था अपन ने। उसके बाद क्या देखा अपन ने? गणनावाचक। उपयोगिता देख ली। गणनावाचक में क्या था? कुल था, सीमांत था, ये दोनों देखे। इनके फॉर्मूले भी देख लेते, इनके डायग्राम देख लेते हैं। इन दोनों के बीच के डायग्राम ये रहे। अगर ये वाला जो है वो संबंध बताने के लिए, दोनों अलग अलग है, तो एक बार मैंने जो नोट्स लिखा है उसमें से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने? परिचय देखा। परिचय के अंतर्गत क्या देखा? उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत क्या होता है? बाजार। बाजार क्या कहलाती है? जहां पर हमें सारी वस्तुएं मिल जाती है। फिर उत्पादक कौन कौन होते हैं? एक तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, 3 क्षेत्र देख लेते। फिर है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या करता है? वस्तु सेवाओं का उपयोग करता है, ये भी देख लेता है। फिर उपभोग, किसी वस्तु को उपभोग करना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए उपभोक्ता को? पहले वस्तु की कीमत होनी चाहिए, आय, वस्तु के साथ वस्तु, और रुचि और आवश्यकता। वस्तु के साथ वस्तु मतलब ऐसी ही दूसरी वस्तु, ये देख लेता। फिर उपयोगिता देख ली थी अपन ने। उपयोगिता में क्या होता है? किसी वस्तु का यूज करते हैं तो उसको कितनी संतुष्टि मिल रही है, तो वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता। कोई भी वस्तु यूज करने वाला क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। फिर अपन ने ये भी देख लिया था, यह सर्वोत्तम सहयोग क्या कहलाता है, ये भी देख लिया था। फिर उपयोगिता क्या है? जो वस्तु से यूज करने से अपन को संतुष्टि मिलती है वो उपयोगिता कहलाती है। ये था, यूज करने वाला उपभोक्ता कहलाता है, और जो संतुष्टि मिलती है वो क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। उसके बाद किसने क्या दिया था? मापा जा सकता है, नहीं मापा जा सकता है, ये सब देख लिया था अपन ने। यूटिलिटीज में मापा जाता है। फिर उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता क्या क्या कि उपयोगिता को मापा जाएगा। अधिकतम कब होगी? जब उपभोक्ता है ना अधिकतम वस्तुओं का चयन करता है, तो एक वस्तु का अगर उसको चुनना है, खाने टाइम बैठा वो खाते टाइम, और उसको यूं लगे कि ये चीज अब बस काफी होगी, तो वो नहीं खाएगा, उसके बाद अभी ज्यादा खाता है, उसका पेट भरने के बाद भी, तो उपयोगिता क्या होती है? नीचे की तरफ जाती है। ये सारी चीजें थी उपयोगिता विश्लेषण में। फिर है उपयोगिता को संतुष्टि। ये दोनों आपस में पर्यायवाची होते हैं, इसमें यूटिल्स में होता है। ये सारा मैंने तुम लोगों को कल बताया था इसकी पहले वाली क्लास में। अब है उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता विश्लेषण में देखा गणनावाचक और क्रमवाचक। गणनावाचक में क्या था? कुल और सीमांत था। क्रमवाचक में क्या था? अधिमान वक्र और तटस्थ वक्र और प्रतिस्थापन। गणनावाचक विश्लेषण किसने दिया था? मार्शल पिगू ने दिया था। और जहां पर गणनावाचक विश्लेषण का यूज नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? वहां पर क्रमवाचक का होता है। क्रमवाचक किसने दिया था? जे.आर. हिक्स ने दिया था, और आर.जे.डी. एलन ने दिया था क्रमवाचक। इसमें क्या होता है? आधारित बोलो या तटस्थ वक्र बोलो, ये इस पर आधारित होता है, और प्रतिस्थापन सीमांत दर। फिर अपन ने कुल उपयोगिता पढ़ी थी। कुल उपयोगिता के फॉर्मूले देखे थे अपन ने। फिर कुल उपयोगिता का एग्जाम्पल देखा था। कुल उपयोगिता का फिर डायग्राम देखा अपन ने। डायग्राम देखने के बाद क्या देखा अपन ने? सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता का पूरा देखा। फिर उसके फॉर्मूले देखे। फॉर्मूले देखने के बाद उसको सॉल्व किया। फिर क्या किया? डायग्राम बनाए। वहां तक हो गया था अपना। अब उसके बाद वहां कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में संबंध। इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? केले की मात्रा। केले की मात्रा कितनी है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता का फॉर्मूला क्या है? TU क्या है? 0, 2। इसका फॉर्मूला क्या है? TUN बराबर MU1 प्लस MU2 या फिर 10 प्लस MUN। क्या है? 0, 10,
16, 20, 22, 22, 20। ये पहले भी लिख रखा है अपन ने। फिर क्या सीमांत उपयोगिता का, उसमें क्या करना है, माइनस करना है। 0 का 0, 0 में से 10 गए तो 10, 10 में से 16 गए तो 6, 10, 16 में से 20 गए तो कितना है 4, 20 में से 22 गए तो 2, 22 में से 22 गए 0 और 22 में से 20 गए तो माइनस के 2, माइनस में आ रहा है। अब क्या करना है, इन दोनों का डायग्राम साथ में बनाना। पहले अपन ने क्या किया था, ये जब डायग्राम बनाया था तो इन दोनों को अलग बनाया था। ये सीमांत उपयोगिता का बनाया था और ये वाला कौन सा बनाया था, कुल उपयोगिता का बनाया था दोनों अलग अलग। अब क्या करना है, इन दोनों ही को साथ में बनाना। अब इन दोनों को साथ में बनाएंगे तभी उनका संबंध दिखेगा। तो सबसे पहला ऊपर वाला है वो कुल उपयोगिता का और नीचे वाला किसका है, सीमांत उपयोगिता का। फिर उसमें क्या करना है, नंबर वैसे ही सेम जगह पे डालना। जब भी डालो तब ऊपर नीचे क्या करना है, स्केल से माप कर फिर डालना है। एक ही लाइन में आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो आएगा नहीं आंसर। फिर सही जगह नहीं मिलेगा, तुम फिर बोलोगे हमारे यहाँ मिल रहा है, हमारे यहाँ मिल रहा है, वो सारा गड़बड़ घोटाले हो जाएंगे। फिर यहाँ पर तुम लोगों को मैंने बताया क्या, ये जो है स्केल के हिसाब से रखना है। अब देखो ये भी तुम लोगों ने पहले ही रख रखे थे मान, क्या रख रखा था, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और यहाँ पे क्या रखना, -2 से रखना। कहाँ से रखना, ये जो है वो -2 में, -2 फिर 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 सॉरी 14, 16, 18, हाँ 20 और 22। ये तुम लोगों का क्या हो गया, डायग्राम में जो जो तुम लोगों को मान रखने हो। अब तुम लोगों को देखना है कि यहाँ पर 0 पे क्या है 0, 1 पे क्या है 10 है। तो यहाँ पर देखो 1 पे 10 आ गया। अब इस साइड क्या है, ये 1 है, 1 पे 10 है इस साइड भी, तो यहाँ पर 0 पे 0 और 1 पे 10 आ गया। अब क्या है, 2 पे क्या है 16 है और इस पे 6 है, तो 2 पे 16, 2 ये रहा और इस पे 16 आ गया ये 16। अब यहाँ पर क्या है 2 पर 6, तो ये देखो 2 पे 6 आया। फिर उसके बाद 3 पर क्या है 20 है और 4 है, तो 3 ये रहा, 3 पर 20 ये 20 और यहाँ पे 3 पर क्या है 4 है, 3 पर 4 आया 4 की लाइन में। अब क्या है 4 पर क्या है 22 और एक तरफ है 2, तो 4 ये रहा, 4 पर देखो 22 और यहाँ पर क्या है 4 पर 2 आ गया। अगला क्या है 5 पर 22 और 0, 5 का ये रहा, 5 पर 22 और 5 पर 0। फिर उसके बाद क्या है 20 पर -2, 20 6 पे 20 है और 6 पे क्या है -2। समझ में आता किस तरीके से करना ये। फिर इन दोनों का जो ये नीचे जा रहा है 0 पे आ रहा है उसको क्या कर देना है, मिला देना है, दोनों को सेंटर में मिला देना है। तो ये जो बिंदु है इसका, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ये दोनों बिंदु कौन से कहलाते हैं, संतोष के बिंदु कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, अधिकतम संतोष का बिंदु कहलाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये और ये। अब इन दोनों का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, सीमांत उपयोगिता 0 के बराबर होती है, इस बिंदु को उपभोक्ता का इष्टतम बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है, सीमांत उपयोगिता जो अधिकतम है, सीमांत उपयोगिता अधिकतम का 22 पर है और 0 पे कौन सी है, कुल उपयोगिता का 22 पर है और वही सीमांत उपयोगिता 0 है, तो उसका इष्टतम बिंदु ये कहलाता है। यही बात मैंने तुम लोगों को पहले बता दी। जो वहां पर 0 होगा और यहाँ पर अधिकतम होगा वो क्या कहलाता है, इष्टतम बिंदु कहलाता है। किसमें, कुल उपयोगिता में अधिकतम होना चाहिए और सीमांत उपयोगिता में कौन सा होना चाहिए, 0 पे होना चाहिए। उसके बाद इस बिंदु के प्राप्त होने से पूर्व सीमांत उपयोगिता धनात्मक बनी रहती है, जबकि कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है, लेकिन कुल उपयोगिता बढ़ती है लेकिन कुल उपयोगिता में वृद्धि की दर उत्तरोत्तर घटती है। ये क्या बोल रहा है कि इस सीमा तक, यहाँ सीमा तक क्या बढ़ती रहती है, यहाँ पर बढ़ती रहती है, फिर क्या होती है घटती है, कुल उपयोगिता में घटती है और यहाँ पर क्या है कम होती रहती है। डिफरेंट है कुल उपयोगिता में यहाँ तक इष्टतम बिंदु तक क्या हो रही है, बढ़ती रहती है, फिर नीचे जा रही है और यहाँ पर नीचे जा ही रही है सीमांत में। तो फिर संतृप्त बिंदु से आगे भी यदि उपभोक्ता वस्तु के उपभोग को बढ़ाता रहता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और कुल उपयोगिता भी क्या होती है, घटती है। देखो यहाँ तक इसका इष्टतम बिंदु आ गया था तो उसको उसके बाद खाने की क्या जरूरत थी ज्यादा, तो खाया तो कहाँ गया, माइनस में आ गया। इसके बाद यहाँ पे भी देखो कुल उपयोगिता में यहाँ था इसकी इष्टतम बिंदु 5 से 12, 5 पे 22 था, 5 पे 22 था, उसके बाद यहाँ पर इष्टतम बिंदु था, उसके बाद उसको आगे खाने की जरूरत ही नहीं थी, तो क्या आ गया उसके बाद
6 पर 20 हो गया, कम हुआ 2 और यहाँ पर भी -2 हो गया। तो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर अपन है ना यूज ज्यादा करते हैं तो वो फिर माइनस में जाने लग जाता है। फिर है हासमान उपयोगिता नियम बताता है कि जैसे जैसे अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जाता है, वस्तु की हर अगली इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता गिरती रहती है। ठीक है, और हासमान उपयोगिता नियम क्या बताता है कि जैसे जैसे हम वस्तुओं का यूज करते रहते हैं, जैसे जैसे उस वस्तु को क्या मानते हैं, यूज करते रह रहे तो उसकी बाद में क्या होता है, वो घटती रहती है। उपयोगिता क्या होती है, घटती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब है टीयू। टीयू का मतलब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। कब होती है अधिकतम? एमयू 0 होता है, मतलब सीमांत उपयोगिता जहां 0 पे होती है वहां पे टीयू कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जहां टीयू बढ़ता रहेगा वहां पर क्या होगी, एमयू भी बढ़ेगा, वहां पर क्या होगा, एमयू सीमांत उपयोगिता भी बढ़ेगी। और जहां गिरेगी वहां भी एमयू क्या होगा, सीमांत उपयोगिता है वो भी गिरेगी। कुल उपयोगिता जब गिरती है वहां सीमांत उपयोगिता गिरती है, कुल उपयोगिता जब बढ़ती है वहां सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। कुल उपयोगिता अधिक होती है वहां पर अधिकतम संतोष का बिंदु कौन सा कहलाता है, सीमांत उपयोगिता का जो 0 वाला बिंदु होता है वो, देखो यहाँ वाला 0 है कि नहीं है, ये 0, तो वो क्या अधिकतम संतोष का बिंदु है, कौन सा, संतोष का बिंदु। तो तुम लोगों को यही बताना था। अब ये हासमान उपयोगिता नियम क्या कहलाता है वो। हासमान उपयोगिता नियम, हासमान उपयोगिता नियम बताता है कि जैसे जैसे अन्य वस्तुओं के उपयोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपयोग को बढ़ाया जाता है तो वस्तु की हर अगली इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता गिरती रहती है। हासमान का मतलब होता है इंग्लिश में डिप्रिशिएशन। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे तुम वस्तु यूज करते हो तो उस वस्तु में खराबी आने लग जाती है, तो तुम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसको रेनोवेट करवाना पड़ता है। जैसे तुम्हारी गाड़ी है, गाड़ी को बार बार यूज करते रहोगे, जब नहीं आती है तब कैसे चलती है, और उसको लगातार यूज करते रहो तो फिर उसमें क्या करना पड़ता है, काम करवाना पड़ता है सही करने के लिए। तो वैसे ही खाना भी है, अपन लगातार खाते रहेंगे, कुछ भी है किसी चीज का लगातार यूज करते रहते हैं तो वो क्या खराब होने लग जाती है, उस पर अपनी इच्छा खत्म होने लग जाती है। तो वो क्या कहता है, उसके बाद वो घटती रहती है, कैसे लगती है, सीमांत उपयोगिता गिरने लग जाती है। अब हासमान उपयोगिता का नियम क्या कह रहा है, देखो वही वापस से 0 1 2 3 4 5 6, तो टी यूज का क्या है, 0 10 16 20 22 22 20। अब एम यू कैसे आया, सीमांत उपयोगिता, इसको क्या किया, माइनस किया, 0 10, इस दोनों को घटाया तो 6, इन दोनों को घटाया तो 4, इन दोनों को घटाया तो 2, इन दोनों को घटाया तो 0 और इन दोनों को घटाया तो -2। ये हो गया। अब तुम लोगों को डायग्राम कौन सा बनाना है, ये वाला, क्यों, इसमें घटता हुआ बता रहा है, क्या बता रहा है, घटता हुआ बता रहा है। अब घटेगा कैसे, पहले सब में क्या कर दिया, -2, फिर 0, फिर 2 4 6, यहाँ से ये यहाँ से बनेगा, ठीक है, ये यहाँ से पहले ऊपर गया, ऊपर मतलब जब वस्तु यूज हो रही थी तब अच्छे से गया, फिर उसका क्या हो रहा है, डायग्राम नीचे जा रहा है। नीचे जाने का रीजन क्योंकि अपन लगातार क्या कर रहे हैं, वस्तु को यूज कर रहे हैं। कोई भी चीज वस्तु को यूज करेंगे, जैसे तुम्हारा फोन ही है, तुम फोन यूज करते हो तो पहले नया नया होता है कितना अच्छा चलता है, फिर धीरे धीरे उस फोन में कुछ ना कुछ मिस्टेक आने लग जाती है, फिर तुम लोगों को ठीक करने के लिए देना पड़ता है। अगर एक बार तुम लोगों ने सुना होगा किसी चीज को ठीक करवाते हैं तो उस चीज को बार बार ठीक करवाना ही है किसी भी कंडीशन में, तो इसलिए ज्यादातर क्या करते हैं, उस चीज को बेचकर दूसरी चीज लेना पसंद करते हैं। तो सबकी अलग अलग इच्छाएं होती, जरूरी नहीं किसी की कंडीशन हो लेस ले, सबकी कंडीशन होती है क्या लेने की, नहीं होती ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं, हासमान उपयोगिता नियम लगता है कि वो क्या करता है, पहले तो बढ़ता है फिर क्या करता है, घटता रहता है। किसी भी वस्तु की इच्छा होती है कि अपन यूज करते रहे, फिर उसको यूज करने के बाद वो जब पुरानी होने लगती है तो उससे अपनी इच्छा भी खत्म होने लगती है और उसकी क्या होती है, उपयोगिता जो होती है वो घटती रहती है, कोई भी चीज हो, सामान्य क्यों न हो। इस नियम का प्रतिपादन 1854 में गेसोन ने किया था, इसलिए इसे जेवंस द्वारा इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम बताया। किसने किया था इसका प्रतिपादन, किसने किया था, गोसेन ने किया था। किसने किया था, गोसेन ने किया था। और जेवंस ने क्या कहा था इस नियम को, इस नियम, इसलिए इस नियम को जोसेन द्वारा यह नियम को गोसेन का नियम कहा गया। किसने किया, गोसेन का नियम किसने कहा, जोवेंस ने कहा। किसने कहा, जोवेंस ने कहा, जेवेंस ने, सॉरी, किसने कहा, जेवेंस ने कहा। क्या कहा, गोसेन, गोसेन ने इसका प्रतिपादन किया था, इसलिए जेवेंस ने क्या किया, इस नियम का कौन सा नाम दे दिया, गोसेन का प्रथम नियम नाम दे दिया। तो ये याद रखना, ठीक है। हासमान प्रतिमान सॉरी हासमान उपयोगिता नियम किसने दिया, तब तुम लोगों को ये बताना होगा। उसके बाद हासमान उपयोगिता नियम की मान्यता।
हासमान नियम की मान्यता, उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील माना जाता है। उपभोक्ता आर्थिक व्यक्ति होता है। क्या बोलता है? विवेकशील। जो भी वस्तु यूज करता है वो कैसे करता है? विवेक से यूज करता है। और उसका कौन सा होता है? आर्थिक जीवन होता, आर्थिक व्यक्ति होता है वो। उपयोगिता मापनी है और उसके मुद्रा के द्वारा उपयोगिता को मापा जाता है। उपयोगिता क्या बोल रहे हैं? मापना, मतलब पैसे के तौर पे मापा जाता है। और कैसी है? मुद्रा में मापते हैं। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना जाता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को क्या माना जा रहा है? यहाँ पर स्थिर माना जा रहा है। वस्तु समरूप होती है। वस्तु समरूप मतलब समान होती है, एक जैसी दूसरी वस्तुएं भी हो सकती है। उपयोगी उपभोग की प्रक्रिया सतत होती है, मतलब लगातार चलने वाली। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार चलने वाली। उपभोग की प्रक्रिया क्या होती है? कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो अपन उसका यूज करते हैं तो लगातार ही करते हैं। उपभोग की आय, आदतें, रुचि तथा फैशन के लिए हुए समय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या बोल रहा है? उपभोक्ता की जो आय है, जो इनकम है, अगर फैशन में बदलाव आ जाए, रुचि में चेंजेस आ जाए तो उससे क्या होगा? कोई परिवर्तन होगा? उसकी आय तो वही की वही रहने वाली है, तो उसी के हिसाब से उसको सामान खरीदना है। तो तुम लोगों को ये हासमान नियम समझ में आ गया होगा। पहला क्या बोल रहा है? विवेकशील है। उसके बाद क्या बोल रहा है? मुद्रा में मापा जाता है। उसके बाद क्या बोलता है? सीमांत उपयोगिता स्थिर मानी जाती है, समरूप होती है, मतलब एक जैसी वस्तु होती है, सतत लगातार चलने वाली होती है, लगातार यूज करते रहते। थर्ड क्या बोल रहा है? नेक्स्ट, सॉरी थर्ड नहीं, ये क्या बोलता है? समय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मतलब उसकी आय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो आदतें हैं, रुचि, फैशन तो लगातार बदलता रहता है। उसके हिसाब से चीजें खरीदने लगे तो हो गए कल्याण। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, सारे लोग थोड़ी ना खरीद सकते हैं। जो इनके पास बहुत सारा पैसा होता है वो खरीद सकता है। अब है एक वस्तु की दशा में मांग वक्र की उत्पत्ति, हासमान उपयोगिता नियम। एक ही वस्तु का जो भी है अपन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से क्या करना है? मांग बतानी। मांग वक्र, मांग मतलब होता है डिमांड। क्या होती है? मांग का मतलब होता है डिमांड। और उसकी उत्पत्ति, हासमान उपयोगिता नियम बताना है, मतलब उस चीज का यूज करना। सबसे पहले क्या है? किसी वस्तु के मांग वक्र का गणनावाचक विश्लेषण के द्वारा बनाया जाता है। मांग क्या है तथा मांग वक्र क्या है? ये क्या बोल रहा है? गणनावाचक विश्लेषण द्वारा बनाया जा रहा है इसको। मांग क्या है? डिमांड। अपन किसी भी चीज की डिमांड करते हैं, मांगते हैं, तब जाके वो वस्तु बनती होगी, ऐसे तो बननी नहीं लगी होती। अभी अभी वो भारती सिंह का वीडियो वायरल हुआ था, वो वॉच वाला था। उसने 20 लाख की वॉच खरीदी। अब तुम लोग देखो, वैसी ये वॉच ट्रेंड में आ गई। अब तुम मीशो पे देखो, हर एक जगह तुम लोग वो वॉच देख लो, तुम लोगों को मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट देखो, मीशो देखो, अमेजोन देखो, और एक और मिंत्रा, दूसरी भी ऐप से, पर ज्यादातर इन ऐप से तो मिल ही रहा, मैंने जहां तक देखा है। तो वॉच का डिफरेंट है कि नहीं? मांग बढ़ी, उसकी मांग, लोगों ने देखा कि वॉच वायरल हो रही है तो उसको सस्ते में क्यों नहीं लॉन्च कर देते। तो वो वॉच है ना, तुम लोगों को मीशो पे उन पे देखोगे उसकी कॉपी कितने में मिल रही है? 800 रुपए में, 1000 रुपए में, 1800 रुपए में, कहीं और ज्यादा महंगी मिल रही है, कहीं सस्ती मिल रही है। तो ये क्या है? वॉच को तो डिमांड हुई, उस वजह से ये की लॉन्च, क्योंकि सबके पास तो 20 लाख रुपए है नहीं को खरीद ले। अब है मांग का नियम। मांग का नियम क्या कहता है? मांग वस्तु की मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दिए गए वस्तु मूल्य या आय पर खरीदने के लिए इच्छुक एवं समर्थ होता है को वस्तु की मांग कहा जाता है। क्या बोल रहा है? कि जितने पैसे उस व्यक्ति के पास है उसके हिसाब से वो सामान खरीदता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मांग का नियम कहते हैं। सबकी एक जैसी इनकम हो जरूरी है? किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर तुम लोग देखोगे क्या है? कीमत है। कीमत कितनी है? 10 रुपए, 50, सॉरी 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। और ये क्या है? मांग कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये डिमांड है। अब देखो, जो 50 वाले व्यक्ति है, मतलब 50 रुपए की कीमत की वस्तु कितने खरीद रहे हैं? सिर्फ 2 जने खरीद रहे हैं, सॉरी 1 जना खरीद रहा है। 40 वाले कितने खरीद रहे हैं? 2 जने। 30 वाली 3 जने। 20 वाली 4 जने। और सबसे ज्यादा सस्ती चीज खरीदी जा रही है। इसका मतलब क्या है? गरीबी रेखा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा की ऐसी है कि इनकम बहुत कम है, तो वो सबसे लो क्वालिटी की वस्तु खरीदता है। उसके ऊपर जिसके पास जितने पैसे होते हैं उसके हिसाब से वो सामान खरीदता है। किसी के पास ज्यादा होंगे तो ज्यादा खरीदेगा, किसी के पास कम होंगे तो कम क्वालिटी की खरीदेगा। अब फोन में ही देख लो कि कोई महंगा फोन लेता है तो उसकी इनकम अच्छी होती है, कोई सस्ता फोन लेता है तो उसकी क्या होती है? इनकम नॉर्मल होती है। तो वो उसकी इनकम के हिसाब से क्या करता है? हर चीज खरीदता है। वस्तु की मांग x, वस्तु की स्वयं की कीमत के अतिरिक्त अन्य वस्तु की कीमत, प्रतिस्थापन एवं पूरक, उपभोक्ता की रुचि और वरीयता जैसे कारकों पर निर्भर करती है। ये क्या बोलता है? प्रतिस्थापन वस्तु है या पूरक वस्तु, उसकी जैसी वस्तु है या उसके स्थान पर जो वस्तु आ रही है, उसके जो यूज है वो कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है कि सामने वाला उस वस्तु को मांगता है या नहीं मांगता है। वो प्रतिस्थापन वस्तु उससे अच्छी है और सस्ती है तो वो ही खरीदेगा। पूरक वस्तु भी उससे वैसा ही यूज हो रहा है
और वैसे ही काम में आ रही है तो उसको खरीदेगा। अपने मांग वक्र, मांग वक्र क्या होता है? मांग वक्र वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा की रेखीय प्रस्तुति है। जो एक उपभोक्ता किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक होता है, अन्य संबंधित वस्तु की कीमत को और उपभोक्ता की आय को स्थिर रखते हुए। ये क्या बोल रहा है? उपभोक्ता की आय स्थिर है, मतलब जो अमाउंट है, सैलरी आ रही है वो की वो आ रही है, और उसके आधार पर क्या कर रहा है? कोई भी वस्तु खरीद रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? मांग वक्र कहा जाता है। ठीक है, डिमांड होती है, डिमांड के हिसाब से क्या बोलते हैं? वो वस्तु की मांग करता है। मांग का नियम क्या कहलाता है? नीचे मूल्यों पर एक व्यक्ति एक्स वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने के लिए इच्छुक है। मतलब नीचे मूल्य है तो वहां पर अधिक मात्रा खरीदी जा रही है वस्तु की, तथा ऊंचे मूल्य पर कम। क्या बोल रहा है? जिस वस्तु का मूल्य ज्यादा है उसको ज्यादा, सॉरी, जिस वस्तु का मूल्य कम है उसे ज्यादा खरीद रहे हैं, और जिस मूल्य का वस्तु का मूल्य ऊंचा है उसको क्या खरीद रहे हैं? कम खरीद रहे हैं। वह वस्तु की कीमत तथा मांगे जाने वाली मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध बताता है। ऋणात्मक बता रहा है, कीमत में बता रहा है, किसमें बता रहा है? प्राइस में। प्राइस बढ़ेगी तो क्या करेंगे? खरीदने वाले कम हो जाएंगे, और प्राइस कम होगी तो खरीदने वाले ज्यादा हो जाएंगे। तो यह मांग का नियम कहलाता है। नीचे की ओर ढलान मांग वक्र की स्पष्टि हास्य सीमांत उपयोगिता के विचार पर आधारित है। मतलब ढाल ऋणात्मक कब होगा? जब उसका यूज कम हो जाएगा या वो कम मात्रा में मांगना चालू कर देंगे। तब हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम बताता है कि वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई कम सीमांत उपयोगिता प्रदान करती है। मतलब एक बार जब वस्तु का पहले है ना यूज करता है फर्स्ट टाइम, तो हमें क्या करता है? उसको अच्छा लगता है, बट उसके बाद उसको दूसरी बार अगली बार प्रयोग करते हैं तो वो क्या करती है? सीमांत उपयोगिता कम करने लग जाती है। इसीलिए व्यक्ति प्रत्येक अगली इकाई के लिए उतने के लिए इच्छुक नहीं होता। मतलब अगली और जैसा ही बोले कि जैसा का वैसा खरीद लाओ तो तुम इच्छुक नहीं होगे। तुम एक बार जो फोन यूज कर लेते हो जिस कंपनी का, तो उस टाइम अगली बार उसी कंपनी का यूज करने के लिए क्या होते हैं? इच्छुक होते हो, अगला खरीदोगे तो अगली कंपनी खरीदोगे, और इस कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढलता है। अतः हासमान सीमांत उपयोगिता नियम यह स्पष्ट करता है कि मांग वक्र का ऋणात्मक दाम क्यों होता है। मतलब ऋणात्मक किस किस वजह से होता है, कम किस किस वजह से होता है, ये सब बताता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना यहां से, बाकी स्क्रीनशॉट ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर, और फिर मांग वक्र क्या है, मांग का नियम क्या कहता है। बस एक वस्तु की स्थिति में इसमें क्या हो रहा है? उपभोक्ता संतुलन। मतलब जो उपभोक्ता है किसी वस्तु को, चीज को यूज कर रहा है, तो उसको संतुलन एक वस्तु की स्थिति में किस प्रकार करेगा? एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता तब संतुलन में होता है जब उसकी दो शर्तें पूरी होती है। कौन कौन सी? एक तो उसको संतुष्टि मिलनी चाहिए उसको यूज करने से, तो और उसकी कीमत, प्राइस क्या है उस वस्तु की। एक तो क्या है? उसकी उपयोगिता, संतुष्टि कितनी मिल रही है, और क्या है? दूसरी कीमत। कीमत भी तो इतनी होनी चाहिए वो उस वस्तु को यूज कर सके। उसके पास उतने पैसे ही नहीं है तो यूज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या है? MUN बटा PN बराबर MUM। ये हो गया। MU का मतलब क्या होता है? सीमांत उपयोगिता, मैक्सिमम। अब है MU मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, MUN एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता, PN वस्तु की कीमत या मूल्य का कीमत की बात एक आती है। अर्थात वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर वस्तु की कीमत। तो उसको क्या होता है? फिर MUN घट रहा है। यहाँ पे दो शर्तें कौन कौन सी होनी चाहिए? एक वस्तु को अगर संतुलन की स्थिति में जानना है तो कैसे होगी? एक तो उसकी उपयोगिता कितनी मिल रही है वो, और दूसरा क्या होना चाहिए? उसकी प्राइस। और दो वस्तु की स्थिति में, पहली वस्तु की स्थिति में ये जब दो वस्तु के लिए होगा तो पहली वस्तु को क्या मानेंगे? एक्स, और दूसरी वस्तु को क्या मानेंगे? वाई। तो MUX बटा PX बराबर MUY बटा PY। तो बराबर क्या हो गया? MUM। इसमें क्या है? पहला तो मात्रा की इकाइयों में देखा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर सीमांत उपयोगिता क्या देखी? 20 15 10 5 0 और -5। कीमत कितनी? सबका प्राइस 10 रख रखा है। जब इसका डायग्राम बनाया तो उसका संतुष्टि का बिंदु ये आया, उपभोक्ता का संतुलन का क्या आया? ये वाला बिंदु आया। इससे पहला क्या क्या सीधी रेखा बना दी, और दूसरी ये, दोनों वस्तुओं को बता दिया। ठीक है, और ये वाला जो था वो क्या था? सीमांत उपयोगिता का था। क्या था? सीमांत उपयोगिता। और ये लाइन जो थी वो क्या थी? वो कौन सी थी? कीमत की थी। और वो दोनों लाइनें जो काट रही है उनको क्या कर दिया? किसको क्या माना? उसको उपभोक्ता का संतुलन बिंदु माना। तो ये हो गया। अब आगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ये और उसके बाद ये।
और उसके बाद ये, उसके बाद उपभोक्ता संतुलन दो वस्तुओं की स्थिति में, अभी अपन ने कितने में पढ़ा था, एक वस्तु में पढ़ा था, अब दो वस्तु में। अधिकतम परिस्थितियों में उपभोक्ता अपनी आय कई वस्तुओं पर खर्च करता है, यह दो वस्तुओं की उपभोक्ता असंतुलन स्थिति कई वस्तुओं पर तक विस्तृत की जा सकती है। ये क्या बोल रहा है, उपभोक्ता की जो आय होती है, कोई व्यक्ति कमाता है तो वो अपने सारे खर्चे पूरे करता है, सारे खर्चे पूरे करने के लिए उसको वस्तुओं में तो बांटना पड़ेगा ना, तो वो जो बांटता है वह क्या है, यह दो वस्तुओं की उपभोक्ता संतुलन स्थिति कई वस्तुओं तक विस्तृत हो सकती है। मतलब ये जो दो वस्तुएं खरीद रहा है उसके बाद भी बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है, वो दो वस्तुएं नहीं खरीद कर उसके में मैनेज करके कुछ और खरीदे, वो उसकी मर्जी। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एक वस्तु के उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में MUN बराबर MUN बटा P पहला है, ठीक है। ये उसके लिए MUN क्या है, वस्तु X की सीमांत उपयोगिता, PN क्या है, वस्तु X की कीमत है, और MUM क्या है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। दूसरे में क्या है, अतः प्रत्येक वस्तु के लिए उपभोक्ता संतुलन के लिए यह सत्य होगा, मतलब पूरा उपभोक्ता जो है उसके लिए संतुलन क्या होगा, कुछ तो सत्य होना चाहिए कि, तो सत्य पहली वस्तु तो ये रही, दूसरी वस्तु क्या माना है, Y मानिए, क्या मानी, Y, तो इसको X मान सकते हैं, ठीक है। अपन ने ये फॉर्मूला पहले भी किया है। अब दोनों फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं, मिला रहे दोनों शर्तों को, तो एक और दो के आधार पर कहा जाता है कि दो वस्तुओं के लिए उपभोक्ता संतुलन वहां होगा जहां दोनों शर्तें पूरी होगी। मतलब कौन कौन सी, एक तो एक वस्तु के उपभोक्ता को संतुष्टि की स्थिति में, और दूसरा क्या है, प्रत्येक वस्तु के लिए, मतलब एक तो सिंगल वस्तु के लिए बोल रहा है और एक क्या बोल रहा है, प्रत्येक, मतलब सारी की सारी वस्तुएं आ गई। तो क्या हुआ उसका फॉर्मूला, MUM बराबर MUN बटा PN बराबर MUY बटा PY, ठीक है। फिर है MUN तथा MUY घट रहे हैं, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, घट रहे हैं, और यहाँ पे भी क्या था, घट रहे हैं, यही था, MUN घट रहा था, यहाँ पे भी MUN घट रहा है, MUN तथा यहाँ पे MUY दोनों घट रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ क्या, कौन सा घट रहा था, जब एक वस्तु की स्थिति की बात आई थी MUN ही घट रहा था, ठीक है। उसके बाद मान्यता है, तालिका है एक देके रखी है, अपन को डायग्राम देके रखा है, उसके लिए मान्यता क्या है, PN मतलब प्राइस कितनी है, ₹2, Y वस्तु की प्राइस भी ₹2 है, और उसके बाद MUM कितना है, MUM 4 यूटिलिटी, कितने, 4 यूटिलिटी। अब मात्रा 1 से लेकर 7 तक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब MUN क्या है, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता कितनी, 10 8 6 4 2 0 2। उसके बाद MU सीमांत उपयोगिता दूसरी जो वस्तु है उसकी कितनी है, 21 18, मतलब ये तो पहले X वस्तु की मान लो, और ये किसकी है, Y वस्तु की, 21 18 15 12 9 6 3। फिर क्या किया, MUN है उसमें क्या किया, प्राइस का बटा कर दिया, प्राइस कितना है, ₹2, तो इसमें 2 का भाग लगाया तो कितना आया, ₹5। उसके बाद 8 में 2 का भाग लगाया तो 4, 6 में 2 का भाग लगाया 3, 4 में 2 का भाग लगाया तो 2, 2 में 2 का भाग लगाया तो 1, 2 0 में है ना 2 का भाग लगाया तो 0, -2 में 2 का भाग लगाया तो कितना आया, -1। कैसे किया ये, 10 बटा 2 किया तो कितना आया, 5, 10 8 बटा 2 किया तो कितना आया, 4। इस तरीके से ये लाइन आई, ठीक है, ये लाइन के लिए ये वाला यूज हो रहा है, ध्यान रखना। फिर है MUY के लिए क्या है, MUY बटा PY, PY कितना है, यहाँ पे भी ₹2 है, तो इसके लिए भी तो ये प्रोसेस होगी, 21 बटा 2 क्या होगा, 21, यहाँ पे एक मिस्टेक होगी है, PY की जो प्राइस है वो ₹3, ठीक है, तब जाके ही ये आंसर आएगा, ये नहीं आएगा, तो उसके लिए सॉरी, एक बार चेक कर लेना। 21 में 3 का भाग दिया तो कितना है, 7 है। 21 18 में 3 का भाग किया तो कितना है, 6 है। वही 15 में 15 में 3 का भाग लगाया कितना है, 5 है। 12 में 3 का भाग लगाया तो 4, 9 में 3 का भाग लगाया तो 3, 6 में 3 का भाग लगाया तो 2, 3 में 3 का भाग लगाया तो कितना है, 1 है, और यूटिलिटी सबकी कितनी है, 4 4 4। समझ में आ गया। यहाँ पर एक मिस्टेक होगी कि PY कितना है, 3 है, 2 नहीं है, तो ध्यान रखना ये, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कहां से लेना बाकी था, यहां से बाकी था ना।
और यहां तक। ऊपर दी गई तालिका के अनुसार उपभोक्ता संतुलन में है। क्या है? उपभोक्ता संतुलन में है जब वह वस्तु x की इकाई तथा y की इकाई 4 इकाइयों का उपयोग कर रहा है, क्योंकि वहां पर है क्या है? MUN बटा PN और MUY बटा PY बराबर क्या है? MUM बराबर कितनी है? 4 है। इन सबकी यूटिलिटी कितनी? 4 ही है। अब क्या है? वक्र इसका वक्र भी तो बनाना पड़ेगा। इसका वक्र कहाँ है? पीछे। किस तरफ है? पीछे। यहाँ पे क्या लिख रखा है? सबसे पहले वक्र के लिए देखो, नीचे दिए गए वक्र में MUM एक सीधी रेखा है। MUM क्या है? एक सीधी रेखा। ये देखो सीधी रेखा जा रही, ये सीधी रेखा है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्योंकि यह माना गया है कि मुद्रा के ऊपर हासमान उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता। मुद्रा के ऊपर मतलब किसी वस्तु की फिक्स प्राइस है तो वो प्राइस है, उस पर कैसे आसमान नियम लागू होगा? आसमान नियम का मतलब है कि घटता रहेगा। किसी की भी वस्तु की प्राइस है, तुम नहीं लेने जाओगे तो उसकी प्राइस वही रहने वाली है, तो उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। मतलब प्राइस तो वही की वही रहती है। तो इस वक्र में उपभोक्ता संतुलन में है। क्या बोल रहा है? उपभोक्ता संतुलन में है जब वह OQN मात्रा वस्तु X की तथा OQY मात्रा वस्तु Y खरीदता है। देखो Y और ये X, ये क्या कर रहा है? एक दो वस्तु है, ये कौन सी है? X वाली, और ये कौन सी है? Y वाली। सॉरी, ये Y वाली और ये X वाली। अरे सॉरी, X और Y। मैं खुद देखो, पहली लाइन जा रही है वो किसकी है? X की। MUN बटा PX और दूसरी कौन सी है? MUN बटा PY। अब ये जो है पहली वस्तु जो कट रही है, जहां पर ये सीधी रेखा जा रही है MUM वाली, उसको क्या नाम दिया है? QM दिया है। और जो दूसरी वस्तु कट रही है उसको क्या दिया है? QY दिया है। ठीक है, याद हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये क्या बोल रहा है? संतुलन की स्थिति में। ये लास्ट वाला यहां से लेना बाकी रहता, और उसके बाद ये। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि तटस्थ वक्र जो है वो थोड़ा टॉपिक बड़ा है तो वो कल करेंगे। ओके, बाय।